नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं हमारे जिले के गौरव और हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर गौतम सर। सर्वप्रथम सर, हमारे केवी स्टूडियो में पुनः आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, हम चाहेंगे कि इसका इतिहास कब से इसका आरंभ हुआ, समय के साथ साथ इसमें क्या बदलाव आए, आज के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको लेकर अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा करें। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। आजकल इसका नाम भारत में दिव्यांग दिवस हो गया है, लेकिन इसकी एक लंबी परंपरा रही। भारत में इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जब जाते हैं तो इसके एक लंबे दृष्टांत हैं। साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जानना है। जी जी। भारत देश में दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता, सम्मानजनक भाव, पूजनीय भाव, आदरणीय भाव सदैव रहा है। और हिंदू धर्म के सबसे प्रारंभिक देवता जो विघ्नहरण गणनायक गणेश भगवान हैं। जी जी। कार्ड आप लिखते देखे होंगे तो श्री गणेशाय नमः। जी जी। और तत्पश्चात एक पंक्ति छपती है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात वक्र पहला शब्द है और पहले शब्द से हम मंत्र की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और वह वक्र अर्थात टेढ़ा। तो टेढ़े ईश्वर थे, लेकिन उनकी आराधना करते हैं इसलिए कि वह संपूर्ण कार्य के सिद्धिदाता है। ये उनकी योग्यता थी। सूर्य एक दिन अगर नहीं आते हैं तो पृथ्वी में उनके आगमन की प्रतीक्षा में करोड़ों जीव जंतु, नर मानव, पशु पक्षी सभी चिंतित रहते हैं। जी जी। उनके आगमन से फूलों का खिलना होता है, उनके आगमन से अंधकार जाता है, उनके आगमन से ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। लेकिन वो आएंगे कैसे? वो रथी हैं और उनका सारथी है अरुण। अरुण के आने से होता है अरुणोदय, और वो जो अरुण है वह विकलांग है। यानी जो समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, उनका सारथी एक विकलांग है, दिव्यांग है। जी। वैदिक युग में जाएंगे तो दीर्घात्मा ऋषि वो विकलांग थे। अष्टावक्र, 8 अंग से जिनकी वक्रता थी, लेकिन वो विद्वता की सीमा थी, पराकाष्ठा थी। उस समय के सबसे बड़े विद्वान। और हर जमाने में जी जी। विकलांग जनों को संघर्ष से ही उत्कर्ष की प्राप्ति हुई। जी जी। अपने विद्वता को दिखाने के लिए, उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। राजा जनक के दरबार में जाकर के क्रमशः उन्हें विद्वता दिखानी पड़ी। और विकलांग व्यक्ति को उस जमाने से आज तक 2 परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, आंतरिक और बाह्य। सामान्य व्यक्ति आंतरिक परिस्थितियों से जूझता है, बाह्य परिस्थितियों से उसे कम जूझना पड़ता है। लेकिन जो शरीर के हीनता का शिकार है, जिसमें अंगों की दीनता है, जिसमें अंगों की कमी है, उसे समाज दूसरे नजरिए से देखता है, उस पर तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है, तो और कारण उसे कई प्रकार की समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो हर जमाने में जिसने इस संघर्ष में अपने को शामिल कर लिया, प्रसन्नतापूर्वक संघर्ष का सामना कर लिया, उसे ही उत्कर्ष की प्राप्ति हुई है। तो ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में दिव्यांग जनों की स्थिति दिव्यतापूर्ण थी। जी जी। अब धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, राष्ट्र चलाया। तैमूर लंग और राणा सांगा, इतिहास में रणजीत सिंह महाराजा, ये सभी दिव्यांग थे। सो होमर, सूरदास जी सूरदास, जायसी, मिल्टन, जी जी। साहित्य जगत के ये हैं रोशन। जी जी। आप इन चारों नाम को अलग कर दीजिए तो फिर साहित्य में कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो हम दिव्यता की उपस्थिति थी, ये हर अपने विद्वता के बदौलत हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे दिव्यांग जनों ने अपने को समाज में अपनी भूमिका निर्वहन कर अपने को प्रदर्शित किया, और प्रदर्शित ही नहीं किया, प्रतिष्ठापित किया। जी जी। कहीं ना कहीं सर, शारीरिक रूप से भले ही ये अपने आप को कम देखते हों, लेकिन इनकी बुद्धि,
इनकी जो विद्वता है, संपूर्ण संसार इनकी इस विद्वता से प्रकाशित होता रहा है। सर, पहले का जो समाज था और आज का जो समाज है, तो समय के साथ इसमें क्या बदलाव आप देखते हैं इसके नज़रिए में? मतलब दिव्यांगों के प्रति पहले की समाज के लोगों की सोच और आज के संदर्भ में जानना चाहूँगा आपसे। बदला जगत का ध्येय, साधन भी बदलनी चाहिए, तजकर घृणा नर को प्रणय पथ पर निकलनी चाहिए। ये जो एक सामाजिक सोच अंगों की विकलता के प्रति लोगों की बैठी है, संस्कृत व्याकरण में यह अंग विकार है, जिस अंग से विकृति जाना जाए तृतीया विभक्ति होती है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अभी संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते हैं। उन्हें 4 करोड़ पृष्ठ के तथ्य याद है। हनुमान चालीसा से लेकर चारों वेद पंक्तियां सहित उन्हें कंठाग्र है। और वो दिव्यांग हैं, वो दृष्टिबाधित हैं। जन्म के दूसरे महीने में उन्हें दृष्टि बाधा हो गई, लेकिन इतनी चीजें उन्होंने कैसे हासिल की? यही तो अंगों की दीनता, लोगों को दिखता है परंतु अंगों की दिव्यता उनमें समाहित था, जिसे उन्होंने प्रदर्शित किया। अंतरराष्ट्रीय विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। 32 कोर्सेज की पढ़ाई वहां होती है, ओनली फॉर हैंडीकैप, सिर्फ दिव्यांगों के लिए। तो ये जो चुनौतियां हैं, और एक इस चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए दिव्यांग व्यक्ति ही लगे हुए हैं, और उसमें तरह तरह की संभावनाएं पैदा की जा रही हैं, जिससे कि मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। सर, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दिव्यांगों के प्रति सरकार का क्या नजरिया रहा, क्या भाव रहे? आज़ादी से पहले की स्थिति देखेंगे तो इसे कई कालखंडों में आपको विभाजित करना होगा। आज़ादी से पहले का भारत जो भी सरकार एक संगठित भारत नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में भारत बटे थे। तो तब की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उसमें लोगों को अलग अलग तरीके से, अब गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, यानी अलग अलग जमाने में कभी गाय वाले धनवान माने गए, कभी हाथी वाले धनवान माने गए, कभी घोड़े वाले धनवान माने गए, कभी धन संपदा, वैभव, रुपया पैसे वाले लोग संपत्तिवान माने गए। तो ये परिस्थितियां जब बदलती गई, तो जब तक शरीर आधारित उपार्जन के स्रोत थे, तब तक अंगों की जो हीनता थी, अंगों की जो विकलता थी, वह ज्यादा मानी जाती थी। और लोग यह देखते थे कि शरीर से संपूर्ण जो व्यक्ति है, उसकी सामाजिक मर्यादा अधिक थी, कहीं ना कहीं वही दक्ष है जी। और गुरु जी कहते हैं, जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी, कि विशिष्टा कलाया ये नंगः स्विकलांगा। समाज उसे देखती है कि विकृत, जो जिसके शरीर में विकृति जानी जाए, वो विकलांग है सामान्य दृष्टि में। लेकिन विशिष्ट दृष्टि से जब हम देखते हैं तो विशिष्टा कलाया ये नंगः स्विकलांगा, जिसके अंगों में विशिष्ट कला की युक्तता है, विशिष्ट कलाओं की मौजूदगी है, उपस्थिति है, ऐसे व्यक्ति विकलांग की श्रेणी में माने जाते हैं। तो तब के आजादी से पहले के भारत में जब शरीर आधारित उपार्जन के स्रोत थे, तब इनको हीनता की दृष्टि से देखा जाने लगा। आजाद भारत में बदली परिस्थितियां आई, और धीरे धीरे अंग्रेज के कालखंड में, सर, अंग्रेज के कालखंड में भी ढेर सारे ऐसे लोग हुए जब अंग्रेजी विद्या में अपने को निपुणता हासिल की। और उसी कालखंड में जब सिनेमा की बातें होने लगी, जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बातें होने लगी, जब अलग अलग क्षेत्रों में अपने को प्रदर्शित करने की बातें होने लगी, तो हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे दिव्यांगजन थे जिन्होंने, अब संसार का कोई क्षेत्र ऐसा छूता नहीं रहा जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। विद्या के बल पर, काबिलियत के बल पर, अपनी सलाहियत के बल पर हर जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति, दमदार उपस्थिति मौजूदगी दी। और आज़ादी के बाद के भारत में इस पर एक इस संदर्भ में एक विचार उपस्थित होना शुरू हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ धीरे धीरे अपने को मजबूत स्वरूप में लाना शुरू किया, तब समाज के क्षेत्रों में हर जगह पर उसकी दृष्टि गई, और तब उससे महसूस हुआ कि दिव्यांगों, विकलांगों के प्रति भी कुछ बहुत बड़ी आबादी है जिसे ऊपर उठाने की जरूरत है। तो उसमें समानता के भाव, उसमें संभावनाओं के द्वार खोले जाएं, उसके अवसर प्रदान किए जाएं, उसकी चुनौतियां कम किए जाएं, इत्यादि परिस्थितियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा वर्ष 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया। वर्ष 1982 को फिर महासंयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, और उसमें
अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने यह तय किया कि वर्ष 1982 से 1992 तक के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दशक घोषित किया। इसके उद्देश्य थे कि विकलांगों में समानता के भाव में उसमें आत्मसम्मान जागृत किए जाए और उसकी संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रदर्शित करने का अवसर मिले। तो फिर वर्ष 1993 में फिर 1992 में ही बैठक हुई और तय हुआ कि अब इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाए और इसके लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाए। तो 3 दिसंबर 1992 से यह दिवस निर्धारित कर दी गई, तब से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सर, आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की क्या प्रासंगिकता है? वर्तमान परिस्थितियों में भारत में ही नहीं, विश्व के स्तर पर ये एक तय किया गया है कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी कारणवश PWD, पर्सनल वर्क डिसेबिलिटी, उनके अपने कार्य में, निजी कार्य में उन्हें असमर्थता है, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी काबिलियत, उनके विविध प्रकार के हुनर, उनकी विविध प्रकार की सलाहियत इतने ऊंचे स्तर के होते हैं जो सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा दक्षता हासिल होती है। उनकी फिनिशिंग कैपेसिटी भी बेहतर है। तो इसलिए उनके जो दिव्यता हैं, उनके जो ज्ञान हैं, उनके जो गुण हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के महत्व में उन्हें भी शामिल किया जाए। ये आजकल अंतर्राष्ट्रीय अवसर स्तर पर किया जाने लगा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि समानता के अवसर उसे प्रदान किया जाए, उसमें आत्मसम्मान के भाव प्रदर्शित किए जाए और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से उन्हें जोड़ा जाए। ये दिव्यांगों के लिए क्या अवसर है और क्या चुनौतियां हैं? दिव्यांगों के लिए अवसर है कि सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों में तो जिस प्रकार से इंटरनेट का पहुंच घर घर तक हुआ है, जिस प्रकार से विद्युत का प्रवेश घर घर तक हुआ है, तो ये 2 आधुनिक चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया। तो दिव्यांगजनों के जीवन में भी इससे परिवर्तन हुआ है। जिन सामान्य शिक्षा के लिए भी हमें विद्यालय महाविद्यालय जाने में सड़कों से घिसट घिसट के चलना पड़ता था, लोगों का सहारा लेना पड़ता था। मैंने स्वयं कंप्यूटर सीखने के लिए वर्ष 2001 में गांव से बेगूसराय तक आता रहा और आज घर बैठे लैपटॉप में या फिर यूट्यूब के माध्यम से बहुत चीज़ें लोग सीख रहे हैं, लोग ऑपरेट कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। जी, तो लर्निंग फिर सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। लर्निंग और अर्निंग दोनों की परिस्थितियाँ बनी है। तो तकनीक का जो समाज में प्रवेश हुआ, उपकरणों के जो शिक्षा में प्रवेश हुए, इससे एक व्यापक असर पड़ा है कि अनेक प्रकार के संभावनाओं के द्वार खुले। सरकार भी इस पर गंभीर है कि अनेक प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरकारी स्तरों पर भी अनेक प्रकार के, राज्य सरकार के अलग और केंद्र सरकार के अलग, और कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में भी अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के सुविधाजनक उपकरण भी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दांत भी प्रदान किया जाता है, चश्मे प्रदान किए जाते हैं, श्रवण यंत्र प्रदान किए जाते हैं, छड़ी प्रदान की जाती है, कैलिपर्स दिए जाते हैं, बैसाखी दी जाती है, मोटर चालित तिपहिया वाहन दिया जाता है। विकलांगों के स्वरोजगार के लिए NDFC भारत सरकार का गठन है, उसमें उसे रोजगार के लिए न्यूनतम दर पर उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो कुछ अपना निजी रोजगार कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन सारी योजनाओं की जानकारी विकलांगों के 5% आबादी तक ही पहुंचे। उनके 95% आबादी इससे आज भी महफूज है, इससे अवगत नहीं है। और 70% विकलांगों की आबादी जो बुजुर्ग की श्रेणी में है, जो गांव में गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास बसर करते हैं, उनके दिमाग में विकलांगता का अभिप्राय लाभ लेने में सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन्हें मिल जाए, फ्री का खाद्यान्न मिल जाए, यही है। लेकिन जो बालक हैं जिनमें अनेक संभावना है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। कुछ विकलांगों के लिए निश्चित संस्थान हैं और अनेक जगहों पर या हर एक जगहों पर समावेशन की बात होने लगी है कि अब हम दिव्यांगजनों को अलग से नहीं शिक्षा देंगे, उसी समाज के बीच में रह करके उसे शिक्षा और आत्मसम्मान हम प्रदान करेंगे। 4% आरक्षण का दर जो पहले 3% था उसे बढ़ा के 4% किया। यहाँ मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा, जो वर्तमान सरकार ने विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया, 2017 से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी
ने मोदी जी को एक ये दिव्यांग शब्द दिया और तब से एक दिव्यांग शब्द भारत में प्रचलित हो गया और दिव्यांग ही कहा जाने लगा। मैं ये इसलिए पूछ रहा था सर कि क्या सिर्फ शब्द ही उसके साथ जुड़ा या कुछ दिशा दृष्टि में बदलाव भी हुए सरकार के? वर्तमान सरकार शाब्दिक दृष्टिकोण से सम्मान करने का प्रयत्न की। एक और अभी एक विकलांगों में पहले 10 ही श्रेणियां थी, उसे बढ़ाकर 21 किया गया, अर्थात कि जो विकलांगों की निर्धारित सूची में लोग बचे थे उसे भी शामिल किया गया। सकारात्मकता दिखी। एक जगह पर और सरकार को बहुत जो पहले से परंपरा थी, रेल के लगभग सभी यहाँ से जो सरकार या प्रशासन या जो कोई भी देख रहा है, चूंकि आप संपूर्ण दिव्यांगों की ओर से नेतृत्व करते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी कमी है अभी कि जैसे जिला पदाधिकारी से किसी को मिलने की ज़रूरत हो जी जी, तो उनके पहुँच वाले कमरे की सीढ़ियों तक रैंप नहीं है, जबकि सरकार की योजना है कि हर एक सरकारी भवनों में रैंप बनाया जाए। अब रैंप जहाँ सरकारी भवन में बने हैं वहाँ सरकारी कर्मचारी के साइकिल और मोटरसाइकिल लगे हैं, वहाँ से दिव्यांग व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस मुख्य मार्ग से हमारे पदाधिकारी प्रवेश कर रहे हैं वहीं अगर रैंप की व्यवस्था होती तभी तो लोग जब पहुंच सकेगा। कई ऐसे जगह हैं जहां पदाधिकारी 2 मंजिले 3 मंजिले बहुमंजिले इमारत पे रहते हैं और वहां पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उससे पहुंचना दिव्यांगजनों को मुश्किल हो रहा है। लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, तो वो पदाधिकारी से कैसे मिले? उनके कर्मचारी पदाधिकारी तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो आने में असमर्थ है वह आपसे मिलना चाहता है। अभी हमारी इसी बेगूसराय की मिट्टी के लाल रविंद्र कुमार IAS हैं और हम लोगों ने या पूरे भारत में उनकी तस्वीर छपी थी कि उन्हें सूचना मिली कि एक दिव्यांग व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और वो पाँव के बल घिसट घिसट के चलता है। वो अभी जिला पदाधिकारी थे और वो स्वयं अपने चैम्बर से उठ के बाहर आते हैं और जिस अवस्था में वह बैठा है उसी अवस्था में वो बैठकर उससे ये जो सहानुभूति नहीं, समानुभूति, समता की अनुभूति कि आप मुझे भी मानव समझे, मुझे भी पढ़े लिखे समझें, मुझे दोयम दर्जे का नहीं समझें, अपने जैसा समझें, जी मैं भी आपके ही जैसा हूं, इस प्रकार के भाव पैदा करने की वर्तमान में जरूरत है। उसे एक उसके प्रति जो एक नकारात्मक दृष्टि है उसको निकाल करके हम उसमें सकारात्मकता भरें, इसकी आवश्यकता। आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही कि सहानुभूति जो हम सोचते हैं कि इनके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, इनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। सर, जो आपने अपने संघर्ष को देखा है, झेला है, आपकी एक दर्द दिल की दास्तां करके कार्यक्रम चलता है जो कि दिव्यांगों के लिए है। मैं प्रत्येक रविवार को अपने मैं नौकरी में हूँ और रविवार को जब अवकाश मिलता है तो उस दिन 2 घंटे मैं दिव्यांगजनों के लिए समर्पित किया हूँ। तो मैं समाज के उन व्यक्ति के पास जाता हूँ जिनसे कोई मिलने नहीं जाता, जिनके पास भी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। वैसे लोग जो दिव्यांगता की वजह से गांव के चौराहे पर नहीं जाते, वैसे लोग जिन्होंने ननिहाल ससुराल तक नहीं गया है, जो नाते रिश्तेदारों से भी उपेक्षित रहे, उन व्यक्ति के पास जब मैं जाता हूं तो एक बेसहारे व्यक्ति की दृष्टि में एक सहारा का भाव उत्पन्न होता है और वो मुझे बहुत बेहतर नज़रों से देखते हैं, उम्मीदों की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला आ गया है। मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूं और मैं अपने स्तर से, समाज के स्तर से, सरकार के स्तर से उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करता हूं। आजकल कोरोना संकट में यह हमारा दर्द दिल का दास्तां कार्यक्रम स्थगित रहा और हम पुनः ज्यों ही यह संकट टले तो फिर वो हम दर्द दिल की दास्तां कार्यक्रम को पुनः जारी करेंगे। जी सर, हमें आशा है कि आप हमेशा दिव्यांग जन, ऐसे तो आज आपके सानिध्य में हम सब भी, जितने भी युवा आज जो देश के भविष्य हैं, आपका सानिध्य का लाभ उन्हें मिल रहा है और खासकर दिव्यांगों के साथ आप हमेशा यूं ही बने रहेंगे, खड़े रहेंगे। सर, दिव्यांगों की समस्या और समाधान के संदर्भ में हम चाहेंगे अपने विचार दें। दिव्यांगों को मैंने पहले ही भी कहा कि आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की समस्याएं। अब आंतरिक समस्याएं हैं कि उनके शारीरिक अवस्था वैसी नहीं है जैसा हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं, उनके रक्त के संचार वैसे नहीं है, उनकी अस्थियां वैसी नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं।
उनकी श्रवण, उनके मुख, उनके आँख, उनके हस्त का इत्यादि उनके असमर्थता की से झंझावातों से घिरा है और सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से चाहता है कि दिव्यांग व्यक्ति को भी संचालित करे, तो इस धारणा से उसे ऊपर आने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हम है काम आदमी का, औरों के काम। हम चाहेंगे सर इसको थोड़ा सा अपने है सभी दर्शकों के साथ थोड़ा सा। तो है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना कि तो है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिंदगी का मकसद क्या है। जी जी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो मानव का जो शरीर बना है यह परमार्थ के कारण बना है। हम स्वार्थ में लिपटे जा रहे हैं। हम मोबाइल के 4 इंच स्क्रीन पर अपनी जिंदगी समेटते हैं। हम छत के अंदर 4 कमरे के चारों दीवारों के अंदर ही उसमें रंग रोगन लगाते रहते हैं। हम आईने के समीप अपनी सुंदरता देखते हैं, लेकिन हम समाज के बीच में वैसे अपेक्षित लोगों के प्रति जिन्हें हमारी जरूरत है हम उसके पास नहीं जाते। किसी जमाने में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मानव में स्वार्थ की प्रवृत्ति, भोगी विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है। वर्तमान में गौरव जी सबसे बड़ी समस्या एक और मुझे दिखती है कि रेलवे इतनी छूट, इतनी व्यवस्था करने के बाद लाल रंग वाली जितनी बोगियां, जी जी, लाल रंग वाली जितनी ट्रेनें हैं भारत में, जी जी, उससे विकलांग बोगी हटा दी गई। अब पता नहीं सरकार के स्तर पर क्या इसका सोच है। उसमें वृद्ध, विकलांग, लाचार, बीमार व्यक्ति उससे यात्रा किया करते थे। जिनके पास पैसे भी नहीं थे वो भी यात्रा किया करते थे। तो ये एक लोकतंत्रात्मक राज्य में हमेशा लाभप्रद बातें नहीं सोची जाती। जी जी, उसमें जन समुदाय, जन सामान्य और अंतिम तबके के लोग किस प्रकार से खुशहाल हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से सुख पहुंचे, इसके लिए उसमें किया गया था। और हर डिब्बे में, हर ट्रेन में आगे और पीछे विकलांग बोगी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार किस प्रकार से फैसले की है, और हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से या अन्य माध्यम से अगर कोई इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि आखिर क्या कारण है कि इसको हटा दिया गया और इसके बदले में कौन सी सुविधा सरकार हमें प्रदान कर रही है, नहीं तो इसे क्यों हटाया गया। अब जानकर काफी घोर दुख हो रहा है कि लाल रंग वाली जितने भी ट्रेन चली उसमें विकलांग बोगी नहीं है। यह उपयुक्त नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता। सर जो भी दिव्यांगजन आपको यहाँ से देख रहे हैं, आशा चूंकि आप हर वक्त उनके साथ रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनके दुख दर्द में आप हमेशा सहभागिता दिखाते रहते हैं, तो उन्हें आप, चूंकि आप प्रेरणा स्रोत हैं हम सबों के लिए भी, और उन तमाम जो अपने आप को आसक्त समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, चूँकि आपने जो संघर्ष झेला है, आज शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप एक विद्वत प्रोफेसर के रूप में भी हैं, प्राख्याता के रूप में भी हैं, आप आदर्श प्रेरक व्यक्ति भी हैं, समाज में हर वक्त लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो मैं चाहूँगा उन्हें आप अपने संदेश से प्रेरित करें। हर बातों में प्रेरणा छिपी रहती है। ज्यों ही व्यक्ति की चिंतन धारा समाज के वैसे व्यक्ति के प्रति जिन्हें हमारी जरूरत है ऐसा सोचने लगे, यानी अपने से बाहर ज्यों ही व्यक्ति निकलेंगे तो वह दूसरों के प्रति सोचना शुरू करेंगे। और हर मानव का यह दायित्व है। समय समय पर भारतीय संगीत की धारा, भारतीय साहित्य की धारा उसे प्रेरित करती रही है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारा सुनेगा, 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये जो भाव थे, इन भावों को जगाने की जरूरत है। लोग इसे मिटाने लगे, इसे जगाने की जरूरत है। एक बड़ी चीज आपने देखा कि कोरोना संकट में लोग 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो आलू लेकर लोगों के पास जा रहे हैं या 10 तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और उसको सोशल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे प्रचार के स्तर पर नहीं, इसे परमार्थ के स्तर पर देखने की जरूरत है। हमेशा व्यक्ति इसे अपने प्रचार की दृष्टि से देखता है, इसमें गोपनीय तरीके से और परमार्थ की दृष्टि से उसे देखने की जरूरत है। और हम ऐसे सारे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है कि वो समाज के वैसे लोग जिन्हें हम पढ़ने में मदद कर सकें,
तो वो उन्हें करें। जो हुनरमंद व्यक्ति, जो हुनरदां व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि वैसा व्यक्ति जिसका पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, वो पंचर तो बना सकता है, मोटरसाइकिल का पंचर बना सकता है। वो एसी कूलर नहीं ठीक कर सकता है, मोटरसाइकिल तो ठीक कर सकता है। तो हम ऐसे लोगों को भी कुछ हुनर सिखाएं। हम ऐसे लोगों को, हम फल की दुकान पर तो फल वजन तो कर सकता है, तो ऐसे लोगों को हम इस तरीके से काम दें। जो सिर्फ वक्तव्य दे सकता है, तो हमारे समाज में कई ऐसे काम हैं सरकार के स्तर पर जो है वह वक्तव्य के आधार पर उसे सूचना केंद्र पर रखा जा सकता है, उसे अनाउंस सेंटर पर आवश्यकता हो, जैसे बस स्टैंड में, जैसे स्टेशन पर, जैसे अन्य जगहों पर भी उसे लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं दिव्यांगों को जो अवसर तलाशने हैं, उनमें जो जो उनकी दिव्यांगता है, जो आपने कहा कि ये उनमें वो दिव्य है जी, उसको अपने विशेष बनाकर उसको अवसर तलाश सकते हैं। जी जी, जैसे उनको पंप सेट, मोटर, जनरेटर, जिसके हाथ की असमर्थता नहीं है, पांव की असमर्थता है, तो ऐसे लोगों को सिखाया जा सकता है। जी जी। तो इस प्रकार कई ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ पांव से भी संचालित होते हैं, तो उसे कराने की जरूरत है। अब बहुत ऐसे हैं जिनके पास दृष्टि की समस्या है, लेकिन उसे कुछ और कराने से उसकी दृष्टि की बाधा कम हो जाएगी, तो उसे उस प्रकार के अवसर देने की जरूरत है। आजकल ब्रेल का प्रचलन हुआ है, उसके लिए जा सॉफ्टवेयर आ गए, उसे कंप्यूटर भी वो चला लेते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। जिसने अपने को अवसर के समीप लाया, वो अवसर दूसरे का भी प्रदान करे, दूसरे का अवसर प्रदाता बने, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं समाज के उन तमाम प्रबुद्ध जनों से, जी जी, जो उन समान और उन तमाम स्वावलंबी जनों से, आगे बढ़े हुए लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आज विकलांग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर, एक ऐसे व्यक्ति जो हम कभी जन्म लिए थे तो अपने परिवार और समाज के लिए मैं समस्या था, लेकिन आज मैं परिवार, समाज ही नहीं, राष्ट्रीय समस्या समाधान का हिस्सा हूं, यह जानकर समाज के लोगों को खुशी हुई। आज मैं भार नहीं हूं किसी के प्रति, बल्कि एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, हजारों विकलांग भाई बहनों के परिवार मुझसे प्रेरणा लेकर, मुझसे मदद लेकर, मुझसे सहयोग लेकर स्वावलंबी बनाए हैं। यह ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, यह क्षमता दी है, यह काबिलियत दी है, और यह मुझे समाज ने दिया। नहीं तो जिस जमाने में मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो मैं महाविद्यालय आने के क्रम में इतनी भीड़ चला करती थी, बस के पहले पाँव जहाँ रखे, पहली सीढ़ी पर जहाँ पहले पाँव रखे जाते थे, वहाँ मेरी हाइट समाप्त हो जाती थी, मेरी ऊंचाई समाप्त हो जाती थी। बावजूद भी इस समाज के लोगों ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया और मैं पढ़ लिख सका। मैंने PhD की, मैंने 2 विषयों से मास्टर, 3 विषयों से मास्टर डिग्री हासिल की, और अब विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई की, महाविद्यालय में नौकरी की। आजकल डाइट मुंगेर में मुझे मेरी ड्यूटी लगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न जगहों पर पढ़ने का, विभिन्न जगहों पर काम करने का मौका लगा, और हर जगह गया, हर परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने का प्रयत्न किया, समस्याओं और चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयत्न किया। समाज के लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से असमर्थता से ग्रसित हैं, और उनमें अंगों की दीनता दिखती है, लेकिन भीतर से अंगों की दिव्यता है, उनकी दिव्यता को उजागर करने में अपना बहुमूल्य योगदान करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, आशा और विश्वासों के साथ मैं आपको, गौरव जी को और आपके केवी स्टूडियो को के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को, इस प्रकार के संवेदनशील दिवसों को आपकी संस्था हाईलाइट करे, इसे प्रसारित करे, और हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतने सारगर्भित शब्दों से हम सबको लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रोशन कुमार जी को, जो कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं। तो हमारे कई दिव्यांग व्यक्ति जो उसको बोली में समस्या है, तुतलाने, हकलाने की समस्या है, श्रवण से समस्या थी, ऐसे लोगों को भी समस्या से उन्होंने उबारने के लिए प्रयत्न किया। और मनीष समित मेमोरियल हॉस्पिटल जो उन्होंने स्थापित की, वह खास करके दिव्यांग बच्चों के लिए, जी जी, खास करके दिव्यांग बच्चों के लिए, जहाँ उन्होंने फिजियोथेरेपी की, जहाँ बिजली का सेक है, और जहाँ फिर ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जाता है, विविध प्रकार के उसे उपकरण दिए जाते हैं। इस प्रकार से समाज के वैसे लोगों को जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श, चिकित्सकीय सुविधा, चिकित्सकीय सेवा प्रदान करके मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयत्न किया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर
डॉक्टर रोशन कुमार के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको भी बहुत आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि दिव्यांग हमारे समाज के हैं, हम सब के हैं, हमसे इनका जुड़ाव है, इनके प्रति हमारी भावना श्रद्धा वाली होनी चाहिए, अपनापन वाला होना चाहिए और हर वक्त इनके साथ हम खड़े रहेंगे। संपूर्ण केवी स्टोरी की ओर से आपसे पुनः बार बार मैं अपील करता हूँ।